तो वी आर स्टार्टिंग विद बजट। इससे पहले हमने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था, और इकोनॉमिक सर्वे किसी भी फाइनेंशियल ईयर का एनालिसिस होता है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे आपने 2022-23 का पढ़ा, तो वो ये है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी में, क्या क्या सॉल्यूशन है, और क्या क्या ग्रीन शॉट्स हैं। ग्रीन शॉट्स का मतलब हाउ इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग। उसका सॉल्यूशन बजट की फॉर्म में होता है। कुछ सॉल्यूशन या कुछ रिकमेंडेशन मान ली जाती है, कुछ नहीं मानी जाती, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे कोई बाइंडिंग रिपोर्ट तो देता नहीं है। वो तो गवर्नमेंट से कह रहा है कि आपको वो मानना है, इससे इकोनॉमी अच्छी हो सकती है, मानना है तो मानो, है ना, नहीं मानना तो मत मानो। अल्टीमेटली गवर्नमेंट लेके आती है बजट, ठीक है। तो बजट की बात करें तो आपको पता है फाइनेंस डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो बजट पेश करता है, और जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो हर साल फरवरी 1 में फाइनेंस बिल रखते हैं, ठीक। पहले आप देखो ये फरवरी के लास्ट में होता था, फरवरी लास्ट में, मार्च के फर्स्ट वीक में, पहले इस तरह से होता था। अब इसे 1 फ़रवरी को शिफ्ट कर दिया गया है। उसके पहले पीछे कुछ रीजन है। पहले तो आप ये समझिए कि बजट का जो फाइनेंशियल ईयर है, जैसे हम अभी जो बजट पढ़ रहे हैं वो 2023-24 का है, यानी जो कमिंग ईयर आने वाला है और स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और एंड कब होगा? 31 मार्च। 31 मार्च। अब आप कहेंगे फाइनेंशियल ईयर ये क्यों 1 अप्रैल से 31 मार्च क्यों? अब है क्या, 1860 की बात है, हमारी इंडिया में एक मिनिस्ट्री में पोर्टफोलियो सिस्टम आया। पोर्टफोलियो का मतलब था, पहले क्या होता था, मिनिस्ट्री जो काम करती थी, जो गवर्नर जनरल उनका हेड था, आपने ब्रिटिश समय सुना होगा गवर्नर जनरल का कंसेप्ट, तो गवर्नर जनरल उनका हेड हुआ करता था। अब गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी जो मिनिस्ट्री थी उस समय, सारे मिनिस्टर सारे काम करते थे। अब सारे लोग सारे काम करें तो कोई कुछ काम नहीं करेगा, है ना, होता है ना। तो 1860 में पोर्टफोलियो सिस्टम आया। इवन आपको पता होगा पोर्टफोलियो की स्टार्टिंग तो वैसे लॉर्ड मकाले के समय ही हो गई थी, जब लॉ मेंबर अटैच किया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेकिन इसे फुल फ्लेज 1861 के एक्ट में बनाया गया, 1861 के एक्ट में, जिसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी कहते हैं। और इसी पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो का मतलब डिफरेंट मिनिस्ट्री में बांट देना मिनिस्टर्स को। आज होम मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री देखते हैं, डिफेंस नहीं देखते। पहले होम तो कुछ था ही नहीं, एक मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर हैं वो सारी चीज देख रहे हैं। होम भी देख रहा है, डिफेंस भी देख रहा है, सिक्योरिटी भी देख रहा है, और गवर्नर जनरल तो है ही जिले लाही, वो तो सब कुछ ही देख रहा है। तो 1860 में, खैर जिले लाही अभी भी हैं, डिफेक्टो पावर जो है, तो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया, इसने पोर्टफोलियो को इस्टेब्लिश कर दिया। इसी पोर्टफोलियो में एक मिनिस्टर बने, फाइनेंस मिनिस्टर। फर्स्ट फाइनेंस मेंबर भी थे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, नाम था जेम्स विल्सन। और जेम्स विल्सन ने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर का क्या खर्चा होगा और क्या हमारे पे रिसीट आएगी, यानी हमारे पे पैसा कितना आएगा, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कितना होगा, उसके बेसिस पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता था। आज इसे कॉमन पार्लेंस में बजट कहते हैं, जबकि बजट जैसी टर्म कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक बजट, लेकिन आम आदमी कहता है ना मेरा बजट बिगड़ रहा है। दैट्स व्हाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज बजट। समझ में आई ये बात? अब सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था, फर्स्ट था, सेकंड भी नहीं था, फर्स्ट क्वेश्चन ये था, व्हाई 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर क्यों स्टार्ट होगा? यानी जो 2023-24 का बजट आया है वो स्टार्टिंग यहां से होगी, उसकी आया वो फरवरी में है ना। तो क्वेश्चन इज व्हाई दिस टर्म 1 अप्रैल से 31 मार्च। बात ये है, ब्रिटिशर्स, ठीक है, थैंक यू, आप लोगों ने मेरा ज्ञान बढ़ाया। बोल रहा हूं ना, एक्चुअली में फ्लो मत बिगाड़ा करो, क्वेश्चन पूछा करो, मेरी नॉलेज नहीं, ठीक है। बढ़ा सकते हो, कोई बात नहीं, मैं तो बहुत अज्ञानी हूं, लेकिन फिर भी आप बढ़ा सकते हो, लेकिन बीच में नहीं, फ्लो बिगड़ जाता है। 1 अप्रैल इसलिए करा गया कि आपको पता है यूरोप में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब ठंड की बारिश, सुना है ना, ठंड की बारिश होती है। और इवन
फ्रंट पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, जो कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट मिलते हैं, यानी वेस्टर्ली एंड पोलर ईस्टर्ली मिलती है और बारिश करती है झमाझम, तो ठंड की बारिश होती है। फरवरी में स्प्रिंग आता है ना, वैलेंटाइन वाला महीना चल ही रहा है, स्प्रिंग चल रही है ना। हमारे यहाँ पतझड़ है, मतलब अंग्रेज कुछ भी करते थे और इसे हमें स्प्रिंग कह दिया है, और आज भी हम इसे स्प्रिंग पढ़ते हैं। चलो, तो 1 अप्रैल उनका क्या होता था, गेहूं की कटाई हो रही है। और आपको पता है यूरोप में व्हीट होता है, राइस तो होता नहीं है। राइस कहां से उगा दोगे यार, वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की क्रॉप है, वाटर गजलिंग क्रॉप है, भूखी है, धूप की भी और पानी की भी। तो चावल तो होता नहीं है, व्हीट होता है, और व्हीट का हार्वेस्ट होता है आप देखेंगे मार्च अप्रैल के महीने में जाकर, इसलिए होली होती है। होली भी तो व्हीट का कटाई फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो इसलिए उन्होंने 1860 से ही हमारा जो महीना था पहले तो मई से करा गया, और फिर इसे अप्रैल, यानी जो अप्रैल वहां उनके यहाँ चलता था फ्रांस में, यूके में, 1 अप्रैल से हमारा भी 1 अप्रैल हो गया। आज वर्ल्ड की 150 कंट्रीज हैं, जो इंक्लूडिंग यूएस, जहां पर ये 1 अप्रैल नहीं चलता, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का फाइनेंशियल ईयर चलता है। लेकिन वी हैव कैरी द बर्डन ऑफ द पास्ट, आर मास्टर्स, तो हमने आज भी ये रख रखा है। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट इस फाइनेंशियल ईयर को सही करना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी फिर पता है आपको कोविड आ गया, फिर अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो है फेडरल रिजर्व्स हैं यूएसए के, वहां टाइटनिंग हो गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए यूएसए ने। समझते हैं ना ये सब बातें, ये तो कॉमन है तुम लोगों के लिए। बहुत सारी अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस रही, पेट्रो डॉलर्स, उनका रेट बहुत बढ़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट इस चीज पे अभी देख नहीं रही है, लेकिन इन टाइम्स टू कम हम इसे 1 जनवरी कर देंगे। समझ में आया? क्योंकि दिस फाइनेंशियल ईयर इज नॉट कंड्यूसिव। 2-3 प्रॉब्लम है इस फाइनेंशियल ईयर में, बताएं सबको सुनना है। 2-3 प्रॉब्लम है इस फाइनेंशियल ईयर में। पहली बात तो यह है बेटा कि फरवरी में बजट आया, और बजट के बाद जब हम बजट में कितना पैसा हमें चाहिए, यानी जो एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए होता है, उसके लिए वोटिंग होती है पार्लियामेंट में, उसे एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, है ना। तो एप्रोप्रिएशन बिल पास हो पाता है मई तक, है ना। फाइनेंशियल ईयर का एप्रोप्रिएशन बिल यानी पैसा कब आएगा, वो मई तक पास होता है। अभी इतना समझ लो, मई में पैसा पास होता है, जून जुलाई में मॉनसून आ गया। अरे आपने एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, जून जुलाई में तो मॉनसून आ गया। आपने वर्क खोल रखा है कि पैसा आ गया बजट का, आप वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, हाईवे बनाते हैं, रोड बनाते हैं, मॉनसून। अब मॉनसून में ये काम तो होते नहीं है, कितनी बार डिले होती हैं प्रोजेक्ट। फिर मॉनसून का भी डेटा हमारे पास नहीं है। इंडियन एग्रीकल्चर इज द गैम्बल ऑफ मॉनसून, सबको पता होगा। अच्छा मॉनसून आया तो अच्छा एग्रीकल्चर, बुरा मॉनसून आया तो ड्रॉट, बहुत ही खराब मॉनसून आ गया यानी बहुत ही मूसलाधार बारिश हो गई तो फ्लड, गैम्बल ऑफ मॉनसून। इंडिया की 45% पॉपुलेशन डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो प्रॉब्लम ये है, ना हमारे पास एग्रीकल्चर का डेटा आता है इस समय तक, दिस फाइनेंशियल ईयर, ना जैसे ही बजट पास हो पाता है, एप्रोप्रिएशन बिल पास हो पाता है, मॉनसून आ जाता है। तो हमें ये बजट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है, इसे हमें रेक्टिफाई करने की जरूरत है। समझ में आया? इन टाइम्स टू कम गवर्नमेंट में, एंड गवर्नमेंट हैड टू, वो करना ही पड़ेगा। चले आगे। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बजट 1860 से हमारे यहां आ रहा है। समझ में आया? 1861 में बजट में आपको पता है कि जब लेजिस्लेटिव काउंसिल पहली बार बनाई गई थी 1861 में, और उसमें आपको पता है जो लोयन एंड रॉयल लोग थे, जैसे राजा ऑफ बनारस सर दिनकर राव, क्या बेटा, राजा ऑफ पटियाला, अमरिंदर सिंह की फैमिली जो है, राजा ऑफ पटियाला, इन लोगों को रखा गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन वोटिंग की पावर कुछ नहीं थी। इन्हें बस ये कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं, सुन लेना पार्लियामेंट में, वही बहुत बड़ी बात है ना। फिर आपको पता था 1909 में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म आया था, उसमें डिस्कस करने की भी पावर दी थी। 1919 में वोटिंग की पावर दे दी गई थी।
1935 में मोस्ट ऑफ द बजट वोटिंग के लिए अलाउ कर दिया गया था कि पार्लियामेंट उसमें वोटिंग कर सकती है, और आज आपको पता है 99% बजट वोटेबल है। एक्सेप्ट कौन सी चीज वोटेबल नहीं होती है? जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, जैसे चीफ जस्टिस की सैलरी, जजेस की सैलरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरी, समझ में आया? जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी, ये वोटेबल नहीं है। स्पीकर की सैलरी, तो ये वोटेबल नहीं है, बाकी चीजें वोटेबल है। ठीक है, तो 99% बजट इज वोटेबल, बट 1% इज स्टिल अनवोटेबल। फर्दर, बजट लोकसभा में आता है तो लोकसभा को ही पावर है वोट देने की, क्योंकि द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा, देयरफॉर गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू लोकसभा। लोकसभा मतलब काउंसिल ऑफ पीपल, ये भी कह सकते हैं, इसलिए इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग भेजते हैं ना। तो इसलिए बजट वोट कहां होता है? लोकसभा में। राज्यसभा इस पे डिस्कस कर सकती है, राज्यसभा को आज भी वोटिंग पावर नहीं है। और फिर ठीक भी है, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्शन जहां से हो रहा है वहां अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, वहां वोटिंग होनी चाहिए। राज्यसभा को भी हम वोटिंग की पावर देंगे तो अननेसेसरी बजट डिले होगा बेटा, विच इंडिया एंड वी आर डेवलपिंग, वी डज नॉट हैव दैट मच लेवरेज ऑफ टाइम कि हम डिले करें अपने बजट को, इसलिए राज्यसभा को वोटिंग पावर नहीं दी गई है। चले आगे। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली दिस इज गारंटेड कि हर साल बजट आएगा, लिखा है इसमें। और कौन लेके आएगा? लेट मी प्रूव। प्रेसिडेंट। कौन पेश करेगा प्रेसिडेंट बजट? प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट का प्रायर एसेंट इज नेसेसरी। प्रेसिडेंट मतलब गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में लेके आएगी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट विल रिस्पेक्ट ऑफ every financial year cause to laid before the house of people, house of parliament, a set statement of estimated receipt क्या है और expenditure है क्या है। पॉइंट टू बी नोटेड, किस में बजट डिवाइड करना पड़ेगा? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं ये, तो मैंडेटरी है, पूरी पूरी डिट्टो लाइन दे देगा बजट के बारे में, और वो कॉन्स्टिट्यूशन से होगी। समझ में आया? तो रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर इन दिस पार्ट रिफर्स टू एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, नॉट द बजट। ठीक है, और बजट फिर ठीक भी नहीं लगता। वो वही बात है कि आप जीएस सेकंड का जो पेपर होता है उसे लोग सीसेट कहने लगते हैं। वो सीसेट कहीं नहीं लिखा है, यूपीएससी ऑफिशियल कभी सीसेट जैसी बात ही नहीं करता है। वो तो ये कहता है जीएस 2 का पेपर लेंगे प्री के समय, और उसमें एप्टीट्यूड पूछेंगे, कॉम्प्रहेंशन पूछेंगे, लॉजिकल एनालिसिस के क्वेश्चन पूछेंगे, सो एंड सो फोर्थ। आजकल कर लेना भाई सीसेट, धीरे धीरे कैट के लेवल पे ले जाएगी ये, और कहेगी कि खाली अगर हम अब लेंगे तो जीएस तो सब पढ़ लेता है, किसके बेसिस पे लेंगे? सीसेट के बेसिस पे। तो सीसेट अच्छी कर लेना, ठीक है। और मुझे लगता है अच्छे से कराई गई है यहाँ पर सीसेट, वुड बी अ केक वॉक। जिनका नहीं है रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। अभी तो इतना लेवरेज नहीं है कि आपको सीसेट की क्लासेस कराई जाएं, और जब मे को पेपर है ना, वो पहले की रिकॉर्डिंग है, तो डू वॉच देम। कोई क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा सीसेट का तो बता दिया जाएगा। फर्दर आओ, क्रैश का मतलब आपको रिवीजन के लिए। फर्दर जो एक्सपेंडिचर होगा बजट का वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा। चलो बाकी की बात बाद में करेंगे, लेकिन हम बजट समझ गए। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में दे रखा है, और हमने ये भी समझ लिया कि भाई हमें अपने फाइनेंशियल ईयर को, देखो बजट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, फरवरी में आया है तभी तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करेगा अप्रैल से। तो बात ये हमारी ये हो रही है कि बजट का फाइनेंशियल ईयर है वो ही चेंज कर दिया जाए। अगर वो जनवरी 1 से होगा तो बजट हमें दिसंबर के महीने में लाना पड़ेगा एटलीस्ट, और नवंबर। ठीक है एवरीवन? चलिए, इवन आप देखो हमारे इंडिया का कल्चर भी रहा है, हमारा फाइनेंशियल ईयर वैसे भी देखा जाए दिवाली तो दिवाली का रहता है। दिवाली इज ए बिग फेस्टिवल इन इंडिया, क्योंकि खारिफ क्रॉप
ज्यादा होती है इंडिया में एज कंपेयर टू राबी क्रॉप। हमने प्रोडक्शन भी खरीफ क्रॉप का ज्यादा देखा है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो आप। ऐसा नहीं है राबी होती नहीं है, एक पीरियड ऐसा आया है जिसमें राबी क्रॉप ने भी खरीफ को रिप्लेस कर दिया है, एक पीरियड आया है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम खरीफ क्रॉप इज मोर। और जो आपके प्लेन्स के एरिया हैं वो तो फेमस ही खरीफ क्रॉप के लिए है, राइस है ना, शुगर केन, ये सब खरीफ क्रॉप है। ठीक, तो कितनी कमिटी है, जैसे शंकराचार्य कमेटी है, एल के झा कमेटी है, फर्स्ट एआरसी है, इनका कहना है दिवाली तो दिवाली करिए आप फाइनेंशियल ईयर को। चले आगे बेटा, अब एक दो चीजें और, फिर आगे बजट की मेन डॉक्यूमेंट पे आते हैं। एक दो चीजें और सुन लीजिए। वैसे तो ये पूरे आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, इसमें से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने। ये पूरा आर्टिकल या तो पढ़ लीजिए, 1 सेकेंड लगाइए, और जो क्वेश्चन आपको पूछना है पूछ लीजिए तुरंत। पूरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा पक्का, पढ़ लो एक बार जल्दी से। ये बस यही कह रहा है कि अगर कोई पूछे कि चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया समझते हैं ना, 3 तरह के अकाउंट होते हैं, कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेट फंड और पब्लिक अकाउंट्स। ये 3 तरह के गवर्नमेंट के अकाउंट है। अकाउंट का मतलब पैसा जहां है, ठीक है। कंसोलिडेट फंड तो बिल्कुल राजस्वी ही है, जहां पैसा सारा जाता है, हर मिनिस्ट्री से पैसा जाता है ना, रेवेन्यू जो होता है ना वो सब इसी में जाता है। फिर पब्लिक अकाउंट्स है, जैसे पीएम केयर्स में आपने फंड दिलवाया, गवर्नमेंट की कोई स्मॉल सेविंग स्कीम ले ली, गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लिए, वो किस में जाएगा, पब्लिक अकाउंट में। ऐसा नहीं लॉन्ग टर्म बॉन्ड तो कंसोलिडेट में, मतलब जो आप खरीद पैसा लेती है गवर्नमेंट, वो तो फिर उसमें जाता है कंसोलिडेट में, लेकिन स्मॉल सेविंग वाले पब्लिक अकाउंट्स में जाता है। जैसे मान लो आईटी ने, ईडी ने रेड मारी, जो पैसा आएगा वो सब जाएगा किसमें, पब्लिक अकाउंट्स में, ठीक है। कंटिजेंसी क्या होता है भाई, इमरजेंसी के समय की जो पैसे की जरूरत होती है। पहले 100 करोड़ के करीब था, अब 500 करोड़ है, आई थिंक 500 है, कितना है देख लेना कितना फिगर है। हाँ बेटा 500 करोड़ के करीब है, देख लेना, रीचेक इट, ये फैक्चुअल अपने पास रखो, ठीक है। लेकिन तुम्हें याद रट लेना है, क्योंकि भाई ये सब पीसीएस और ये सबाल्टन पेपर होते हैं, ये सब पूछा जाता है। इधर आ भाई, इधर आ, हो गया। तो देख लो कौन कौन से चार्ज एक्सपेंडिचर है, जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी एक्सपेंडिचर है, या फिर चेयरमैन है, डिप्यूटी स्पीकर है, या डिप्यूटी स्पीकर है, चेयरपर्सन है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी सैलरी, ठीक है। गवर्नमेंट की जो भी डेट है, जिसका हमें इंटरेस्ट देना है या फिर कैपिटल वापस देना है, लोन वापस देना है, वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर है। सुप्रीम कोर्ट की जजेस हो गई, फेडरल कोर्ट के जजेस हो गई। अच्छा, ये फेडरल कोर्ट अब तो नहीं होता, ठीक है, पहले होता था, जो 1935 के एक्ट में आपने देखा होगा फेडरल कोर्ट का कंसेप्ट था, अब तो नहीं है, ठीक है। फर्दर ऑडिटर जनरल की सैलरी, या फिर कोई भी जजमेंट, डिक्री या अवार्ड, जैसे कोर्ट ने कह दिया इसे वापस करो भाई 10 लाख रुपए, ठीक है। किसी को गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया था, वो सस्पेंडर वाला ऑफिसर जिसको सस्पेंड किया गया था वो चला गया कोर्ट, कोर्ट से सरकार के खिलाफ उसने केस लड़ा, जीत गया। अब जुडिशियल डिक्री आई कि पैसे वापस करो इसके, तो सरकार देगी ना, वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर से आता है। नेक्स्ट, एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी सो चार्ज। कोई भी लॉ बनाए पार्लियामेंट, उसमें कह दे चार्ज एक्सपेंडिचर से पैसा आएगा, ठीक है। क्या हो बेटा, हाँ सैलरी तो फिर कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से चार्ज होगी ना, ये तो कॉमन सेंस है, ये तो कितनी बार रटवा रखा है। हाँ क्यों कर रखा है बेटा, बात ये है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस हमें रखनी है। बात है अगर पेंशन चार्ज होगी सेंटर से, तो सेंटर का एक कंट्रोल भी है, और फर्दर सेंटर पेंशन दे रहा है तो जजेस अनबायस भी काम करेंगे। सैलरी अगर वहां से आए तो सैलरी का कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो वोटेबल ही नहीं है। समझ में आया, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए है वो, क्योंकि हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कंसेप्ट रखते हैं। इंटीग्रेटेड, हमारे यहाँ जुडिशरी सेंटर और स्टेट जैसे डिवाइडेड नहीं है। हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इंटीग्रेटेड है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, दे आर इंटीग्रेटेड जुडिशरी।
इंटीग्रेटेड का मतलब है पावर ऐसे डिवाइडेड नहीं है जो जैसे मर्डर पे सजा देने की क्रिमिनल पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। अब जैसे लॉ एंड ऑर्डर की पावर स्टेट के पास है, लेकिन सेंटर के पास स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की पावर नहीं है, तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है। समझ में आई बात? आगे आओ, छोटे छोटे आगे चलो। अब बात यह है कि आगे चलते हैं बजट से पहले और कुछ चीजें और जान लेते हैं। स्क्रिबल कर लो भाई। 1924 में एक एकवर्थ कमेटी थी। कौन थी? एकवर्थ। लिखते चलना है, एकवर्थ कमेटी थी। एकवर्थ कमेटी ने 1924 में कहा कि रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, कमर्शियल एंटरप्राइज है, और रेलवे में कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत होता है। अब तो नहीं है, उस समय 1924 में तो बहुत है। हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल को एक जगह इतना मोबिलाइज करने में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी ट्रेन चली, स्वतंत्रता सेनानी, जन शताब्दी, ठीक है। तो फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा योगदान है। तो रेलवे एक बड़ा मोड था ट्रांसपोर्टेशन का। आज भी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो दोबारा चाहती है रेलवे को रिवाइव करना, और ठीक भी है वो। तो एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट आई कि भाई रेलवे का बजट जो है जनरल बजट में मर्ज कर दिया जाए। रेलवे का भी अपना बजट हो सकता है ना। तो 1924 में एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट पे 1924 में रेलवे बजट जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया। लेकिन अब 1924 से आजादी आ गया और आजादी के बाद 2017 आ गया। बहुत दिनों से ये डिमांड चल रही थी कि रेलवे एक मिनिस्ट्री है ना, और रेलवे का वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं रहा है जो एक समय पे था। मतलब उस समय बहुत खर्चा होता था। फर्दर रेलवे को अगर हम सेपरेट बजट दे रहे हैं तो वो एक मिनिस्ट्री की, मतलब देखा जाए तो एक कमर्शियल एंटिटी है ना रेलवे भी, वो अलग चीज है कि गवर्नमेंट सेक्टर की है। तो ये कहा गया कि अलग से रेलवे बजट की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि एक तो एक्सपेंडिचर उतना ज्यादा नहीं है, और फिर उसे दोबारा टेबल करो, उसमें ही वो भी जो प्रोसीजर होता है वहां पर भी वही प्रोसीजर फॉलो हो, एक बर्डन भी बढ़ जाता है काम का। तो 2017 में रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया गया। लिख ले भाई, ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ना। जो कह रहा हूं पिछली बार यही क्लास पढ़ाई थी हरियाणा पीसीएस में, देखो दो ये पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब पूछे गए हैं ना। तो फिर ये मत कहना कि क्वेश्चन कहां से आते हैं। और मेरी क्लास में ये आदत तो है नहीं कि आपको हर टॉपिक पे बताऊं ये आ रहा है और ये नहीं आ रहा है, फिर यहाँ पे सॉल्व करा के उसकी यूटिलिटी दिखाऊं। वो तो आप घर पे करेंगे कुछ मेहनत, ठीक है। तो स्क्रिबल कर लिया करो, मूक बधिर की तरह नहीं करना है। चलो, तो एकवर्थ कमेटी 1924 में जो आई उसने 2000 मतलब रेलवे बजट को मर्ज करा। 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेलवे बजट को अगेन, जो मर्जर जो सेपरेट हुई थी रेलवे बजट यहां पर, उसे फर्दर मर्ज कर दिया गया। अब जनरल बजट और रेलवे बजट एक होके आता है, यानी जनरल बजट में ही रेलवे की बात कर दी। 2017 से 17 तक अलग अलग आते थे दोनों। समझ में आई बात? आगे आओ। अब नेक्स्ट चलते हैं और एक कमेटी थी बड़ी फेमस जिसके ऊपर रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया जनरल बजट में। क्या नाम था? विवेक देबरॉय कमेटी। विवेक देबरॉय कमेटी 2016 में बनी थी, तो 17 में मर्ज कर दिया गया। आगे आते हैं। अब बजट कितने स्टेजेस में पास होता है, यानी स्टेजेस ऑफ बजट टॉपिक है हमारा, स्टेजेस ऑफ बजट, ठीक है। आगे आ जाओ। जल्दी देखो, अगर इसे ही खोल लो ना, बजट की वेबसाइट होगी, कहाँ है ये, है ना बजट की, बजट डाल दो अपने आप वेबसाइट आ जाएगी। ये सब तो ओपन, ये रहा ना इंडिया बजट। अरे पूरी पीडीएफ क्यों खुल रही है?
मुझे बस यही, रुको इसमें हो क्या पता, रुक जाओ। ये तो स्पीच है। ये रहा। अब आ जाओ यहां पर, की टू डॉक्यूमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, पब्लिक अकाउंट कंटेंजेंसी फंड में क्या है वो सब दे रखा है। ठीक, अब स्टेजेस देखते हैं। सबसे पहले ये देखो स्टेज इसमें ही दे रखा है। सबसे पहले बजट को इंट्रोड्यूस करा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच 1 Feb को, यानी एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे से। इकोनॉमिक सर्वे 31 दिसंबर को होता है, वो जनवरी को होता है, और जस्ट उसके एक दिन बाद यानी 1 Feb को बजट आता है। ठीक है, निर्मला सीतारमण मैम जो है उनका बजट आया है, स्पीच आई है। इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। क्या कहते हैं इसे? इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट स्टेज लिख लो इंट्रोडक्शन की। फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा जाएगा, कॉमन सेंस है। उसके बाद राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो बजट स्पीच जब पूरी हो जाती है उसके बाद ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। राज्यसभा में पूरी स्पीच नहीं होगी भाई, इंट्रोड्यूस किया गया है ना, पूरी स्पीच दोबारा नहीं होती, इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसके बाद स्पीच दी है मैम ने, उसके बाद इस पे जनरल डिस्कशन होगा। जनरल डिस्कशन का मतलब कि डिस्कस किया जाएगा कौन कौन सा चार्ज एक्सपेंडिचर है, ठीक, कौन कौन सा नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर है, यानी कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज की डिमांड फॉर ग्रांट्स आई है। डिमांड फॉर ग्रांट्स का मतलब पैसा हर मिनिस्ट्री को कितना चाहिए, मैं बता दूंगा किस तरह से होता है, डोंट वरी, ऐसे मत देखो। हर मिनिस्ट्री की कितनी डिमांड आई है, कितना पैसा चाहिए उसे। ठीक, चार्ज एक्सपेंडिचर भी डिस्कस हो सकता है, लेकिन चार्ज एक्सपेंडिचर वोट नहीं होता है। डिस्कशन हो सकता है लेकिन वोट नहीं होता है। चार्ज एक्सपेंडिचर पता है ना, जिसको वोट नहीं दे सकते, जैसे सैलरी हो गई सुप्रीम कोर्ट की, जजेस की, प्रेसिडेंट की। अच्छा, चार्ज एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट क्यों है, कोई जल्दी से बताए मुझे क्यों है? सब पता होगा तुम्हें, तो ये बहुत केक वॉक है तुम्हारे लिए। तो क्यों होता है चार्ज एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट? हाँ, कुछ ऑफिसेस को इंडिपेंडेंट हमें रखना है, वंडरफुल है ना, इसलिए चार्ज एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट। तो इंट्रोडक्शन के बाद जनरल डिस्कशन है। यहां पर जनरल डिस्कशन हो रहा है, कितने लोग पैम्पलेट भी लेके आए हैं किसी बड़े बिजनेसमैन का और कह रहे हैं हम डिस्कस नहीं करेंगे, और ये है सो है सो। ठीक है, समझ तो गए होंगे। बाकी जनरल डिस्कशन के बाद अब क्या करा जाता है? अच्छा, जनरल डिस्कशन एक तरह से सेंटीमेंट दिखाता है कि हाउस का क्या है, कितने लोग सपोर्ट में है, कितने अगेंस्ट है। अगेंस्ट का मतलब क्या क्या उन्होंने कमियां बताई है। जनरल डिस्कशन के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है कमिटी स्टेज। कमिटी, आपको पता है पार्लियामेंट में 2 तरह की कमिटी होती है, स्टैंडिंग कमिटी एंड एडहॉक कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी मतलब स्थायी, एडहॉक कमिटी मतलब अस्थायी। स्टैंडिंग कमिटी यानी किसी एक, मतलब स्टैंडिंग कमिटी का मतलब होता है स्थायी, यानी ये परमानेंट होती है। जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, जो भारत सरकार ने जितना भी खर्चा किया है उसकी अकाउंटिंग रखती है। सीएजी आपने सुना होगा, ये सीएजी जो रिपोर्ट छापते हैं वो सीएजी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। प्रेसिडेंट जो सीएजी प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में देंगे, पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया है, उसे स्क्रूटनाइज करने का काम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का होता है। समझ में आया? कुछ स्टैंडिंग कमेटी देखी होगी, जैसे 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। वही स्टैंडिंग कमेटी जो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, वही बजट को क्या करती है? एनालाइज करती है डिफरेंट हेड्स में। जैसे फाइनेंशियल एक हेड होगा, है ना, उसके बाद एक हेड आपका ये हो सकता है कि हमने एलोकेशन कितना दिया है। तो 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज होती है मिनिस्ट्री वाइज। 24 सुना है डिपार्टमेंटल कमिटीज के बारे में सबने? 24 होती है। 21 मेंबर होते हैं, 15 आते हैं लोकसभा से, 7 आते हैं राज्यसभा से। कॉमन सेंसिकल है, ठीक है। तो उसका कमिटी स्टेज का काम क्या है कि आपने जो डिमांड फॉर ग्रांट मांगी, यानी मिनिस्ट्री ने पैसा मांगा है ना,
खर्चा हुआ है इसका, खर्चा होगा, हुआ नहीं है, होगा। तो डिमांड ऑफ ग्रांट को एक स्क्रूटनाइज करना कि सही मांगी है, कम मांगी है, ज़्यादा मांगी है, ये 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज का काम है। समझ में आया? फोर्थ स्टेज, कमिटी स्टेज के बाद हम आ जाते हैं वोटिंग ऑन डिमांड्स पे। किस पे आ जाते हैं? वोटिंग ऑन डिमांड्स पे। ठीक, अरे आ जाओ। वोटिंग ऑन डिमांड्स पे। वोटिंग ऑन डिमांड्स की बात है कि मिनिस्ट्री अपनी डिमांड लेके आई है ना यार। मैं तुम्हें एक बार एक काम करता हूं, पिछले बार का या अभी दिखा दूंगा, सारा लाइव एग्जांपल पे दिखा दूंगा कैसे वोटिंग ऑन डिमांड्स होती है, ग्रांट क्या होते हैं, सुन लो। तो फोर्थ स्टेज हमने क्या बताई? वोटिंग ऑन डिमांड्स। डिमांड्स का क्या मतलब है? अरे मिनिस्ट्री ने जो डिमांड दी है, जिसे 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज ने स्क्रूटनाइज किया है, उस पर वोटिंग होगी। कहां वोटिंग होगी? पार्लियामेंट में, लोकसभा में। राज्यसभा तो कर ही नहीं सकता। नहीं समझ में आया? अब वोटिंग ऑन डिमांड्स पे वोटिंग हो रही है, मिनिस्ट्री वाइज इसे वो करा गया है, डिफरेंट मिनिस्ट्री का। मान लीजिए होम मिनिस्ट्री का कुछ वोटिंग ऑन डिमांड है, उसके बाद आप देखेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री का, एंड सो फोर्थ। ठीक, वोटिंग ऑन डिमांड्स पे अगर आप देखें तो यहां पर पार्लियामेंट को कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, लोकसभा को कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं वोट करने के। ठीक है, वो क्या क्या ऑप्शंस है वोटिंग के? सबसे पहले 3 टाइप्स की वोटिंग हो सकती है। ठीक है, 3 टाइप्स की वोटिंग। एक तो जनरली पास हो गया, डिफरेंट मिनिस्ट्री का जनरली पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वोटिंग हो सकती है 3 तरीके से। जैसे पहला तरीका है कि आप इकोनॉमिक कट मोशन कर दो। ये ऑप्शंस है लोकसभा के कि अगर आप वोटिंग और डिमांड से सेटिस्फाई नहीं है, एक तो वोटिंग होगी जनरल। अगर मान लो जनरल ही आप किसी मिनिस्ट्री के एलोकेशन से सेटिस्फाई नहीं है, मान लो हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट है और आपको लगता है कम है यार हेल्थ मिनिस्ट्री में। एजुकेशन हम 6% ऑफ जीडीपी कह रहे हैं कितने सालों से, अभी तक सरकार ने कितना करा है एजुकेशन पे? ठीक है, वो तो पता चलता होगा देखकर एजुकेशन पे कितना खर्चा है। तो वोटिंग, अगर मान लो आप एजुकेशन मिनिस्ट्री या हेल्थ मिनिस्ट्री के जो डिमांड आई है उससे आप नहीं रखते मतलब एग्रीमेंट, और आपका कहना है इसे बदला जाए, तो आपके पास वोटिंग करने के और 3 ऑप्शंस भी हैं। कैसे कैसे? एक तो आप इकोनॉमी कट मोशन चला दें। क्या? इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन का मतलब होता है कि आपने, आपकी जो मिनिस्ट्री ने डिमांड करी है ना, बहुत ज्यादा करी है, इसको थोड़ा कम करो। इतनी डिमांड की जरूरत नहीं थी, आपने एक्सेस डिमांड मांग ली है। क्या मांग ली है? एक्सेस डिमांड। इसे कहते हैं इकोनॉमी कट। नेक्स्ट होता है टोकन कट। टोकन कट का मतलब यह है, टोकन कट का मतलब यह है कि मान लो लोकसभा में किसी एमपी या ग्रुप ऑफ एमपीज को अपना ग्रीवांस रिड्रेसल करना है। ग्रीवांस मतलब कोई शिकायत है और उसे रिड्रेस कराना है या फिर रजिस्टर कराना है। रिड्रेस भी हो सकता है, निवारण भी हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है। तो उस वोटिंग को हम कहते हैं टोकन कट। टोकन कट, टोकन कट मोशन। मोशन इसलिए कहा जाता है, मोशन का मतलब एक वोटिंग का तरीका, मोशन है वो। समझ में आया? वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है कि वोटिंग हो रही है, मोशन कहां से आ गया, कॉमन सेंसिकल है। तो टोकन कट मोशन में क्या है? मान लीजिए आपने ग्रांट मांगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम से है, ठीक है, नहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम से नहीं है, मान लो एजुकेशन मिनिस्ट्री से है, पोखरियाल है ना अभी भी, कौन है मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर अभी कौन है? अरे ये सब तो देख लिया करो, मेरी तो एज हो गई, तुम्हारी तो अभी पढ़ने की ही है, निशंक ही है ना। आओ इधर आओ। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पैसा मांगा, आपको लगता है ये बहुत कम है, या आपको ऐसा भी लगता है हो सकता है बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे, अपने ग्रीवांस को रजिस्टर कराने के लिए 100 रुपए जो टोटल एलोकेशन है उसमें से माइनस करने का एक मोशन चला देंगे।
पास हो गया तो 100 रुपए कट हो गए। 100 रुपए कट होने का कोई बड़ा इफेक्ट नहीं होता। जब 1-1 लाख करोड़ रुपए की अगर रेवेन्यू जा रहा है तो उसमें से 100 रुपए कम कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। कोई कहे कितने में एडमिशन है तो हमें एक फीस बताया और वो कहे 100 रुपए कम कर लो, तो मैंने कहा ले जा। ठीक है, तो एक तरह से ग्रीवांस रिड्रेसल और रजिस्टर कराना है, उसे कहते हैं टोकन कट मोशन। ठीक, नेक्स्ट तरह का मोशन होता है टोकन कट मोशन के बाद, जिसे कहते हैं पॉलिसी कट। पॉलिसी कट मोशन क्या होता है? पॉलिसी कट, नाम से ही पता चल रहा है पॉलिसी ही कट हो गई। और पॉलिसी कट मोशन का मतलब है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी जो एमपी हैं वो आपकी पॉलिसी से ही एग्रीमेंट नहीं रखते, दे आर डिसअप्रूविंग योर पॉलिसीज। और गवर्नमेंट की पॉलिसी को ही डिसअप्रूव कर देना, यानी जो भी आपने डिमांड फॉर ग्रांट्स मांगी है और उस पे वोटिंग हो रही है, डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब आपने कितना पैसा मांगा है और उस पे जो वोटिंग हो रही है, इट रिड्यूस टू ₹1। अब 1 रुपए में सरकार तो चलेगी नहीं, इसका मतलब सरकार गिर गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया। समझ में आया? अगर ये फेल हो गया पॉलिसी कट, मतलब ये पास हो गया, तो बयान सरकार गिर गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। योर एंटायर डिमांड फॉर ग्रांट्स इज रिड्यूस्ड टू ₹1। एवरीवन यहां तक चले, आगे चले। अब ये सारा हो गया। और अच्छा एक चीज और, ये वोटिंग ऑन डिमांड्स को, वोटिंग ऑन डिमांड्स जो होती है इसके लिए 26 दिन का पीरियड होता है। 26 डे में आपको ये सारी चीज डिबेट करनी है। लेकिन क्या बेटा? हाँ, तीनों नहीं, जितनी भी वोटिंग ऑन डिमांड हुई है। और वोटिंग ऑन डिमांड किस पे हुई है? वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स पे। डिमांड फॉर ग्रांट्स, पैसा दे दो यार, इसलिए वो हर मिनिस्ट्री कह रही है मुझे ये पैसा चाहिए, उस पे वोटिंग ऑन डिमांड होगी। उसके बाद इस पे 3 ऑप्शन है लोकसभा के एमपी के पास। 3 ऑप्शन ये है अपना ग्रीवांस रजिस्टर कराने के लिए, वरना सिंपली पास कर दो आप, क्या दिक्कत है उसमें? पास करने के लिए एज बोलना पड़ेगा और डिसअप्रूव करने के लिए नोज बोलना पड़ेगा, और वहां पे बटन होते हैं, आपकी काउंटिंग हो जाएगी कितनों ने यस करा है, कितने नोज करा है। और सिंपल है तो इसमें जाने की जरूरत थोड़ी ना है। अगर सिंपल आप अप्रूव कर रहे हैं तो हो गया अप्रूव। ये तो तब है जब कुछ डिसअप्रूवल है, ये तो ऑप्शंस है। क्या करूं मैं? फर्दर वोटिंग ऑन डिमांड्स के बाद, मतलब वोटिंग ऑन डिमांड्स के लिए 26 डेज का समय मिलता है। अब बेटा ऐसा भी हो सकता है 26 डेज का समय तो मिला है, लेकिन सारी मिनिस्ट्री के एलोकेशन और सारी मिनिस्ट्री के डिमांड तो डिस्कस नहीं किए जा सकते। इतनी सारी मिनिस्ट्री है, ऐसे तो मिनिस्ट्री याद नहीं है कितनी, बहुत सारी है नहीं। 15% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा, इतनी है ना मिनिस्ट्री। कितनी सीट है लोकसभा में? 550, उसका 15%, अच्छी खासी मिनिस्ट्री है। अब 26 डेज का टाइम कम हो सकता है, तो क्या होती है सरकार कुछ चीजों को, ठीक, कुछ जो बहुत ऑब्वियस है सारी चीजों को डिस्कस नहीं कराती है, ठीक है। कुछ चीजों पर वो क्या करती है, डिबेट को कट डाउन कर देती है। और जो डिबेट को कट डाउन करने का मोशन स्टार्ट होता है उसे गिलिटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गिलिटिन मोशन। गिलिटिन मोशन, गिलिटिन का क्या मतलब होता है? ये LLO आएगा, गिलिटिन। क्या? GUILLOTINE, गिलिटिन। गिलिटिन मोशन का मतलब कि आपने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पर एक मशीन आती थी, ऊपर से उसमें धारदार ब्लेड होती थी, सर रख देते थे, है ना, और वो मारने का तरीका था, एग्जीक्यूशन का तरीका था। जैसे फांसी एक तरीका है ना कैपिटल पनिशमेंट का, गिलिटिन भी एक तरीका था कैपिटल पनिशमेंट का। कैपिटल मतलब हाईएस्ट पनिशमेंट, उसे कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। कैपिटल का मतलब राजधानी नहीं होता, कैपिटल का मतलब बड़ा होता है, ठीक है। कह दो कि कैपिटल पनिशमेंट में मतलब जो दिल्ली से सजा हो रही है, ठीक। तो गिलिटिन एक सजा थी, उसमें आता था धर सर से अलग, है ना, कहीं सुना सुना सा लग रहा है। इधर तो होगा क्या, सुन लो। गिलिटिन मोशन में क्या होगा कि
कुछ चीज़ों पर डिस्कस नहीं किया जाएगा। ये 26 डेज का टाइम काफ़ी प्रिकेरियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी किसी जगह गिलिटिन मोशन चला दिया जाएगा कि योर डिबेट इज कट शॉर्ट टू शॉर्ट। ठीक है एवरीवन, उसे गिलिटिन मोशन कहते हैं। आगे चले। अब ये सब तो हो गया, ये सब हो गया, वोटिंग भी हो गई कि डिमांड मान ली, चलो वोटिंग ऑन डिमांड हो गई, डिमांड मान ली। अब डिमांड के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा निकालना है। और पैसा निकालने के लिए क्या करोगे, एप्रोप्रिएशन बिल। क्या आएगा, एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक, रुक जाओ। तो नेक्स्ट स्टेज लिखो बेटा। देखो अभी तो इस साल का एप्रोप्रिएशन बिल आया ही नहीं, तो मैं तुम्हें बता कैसे सकता हूं, पिछले साल का एप्रोप्रिएशन बिल दिखा रहा हूं। कॉमन सेंस है, मई के महीने में एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, कैसे लोग हो यार। ठीक है, तो पिछले साल का हम एप्रोप्रिएशन बिल आपको दिखा सकते हैं, इस साल का तो नहीं है। ठीक, इंट्रोडक्शन इन लोकसभा, सबको पता है लोकसभा से ही मंजूरी मिलेगी तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना है एप्रोप्रिएशन बिल, है ना। अब क्या है एप्रोप्रिएशन, कि पैसा लगान कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से जो मिनिस्ट्री ने पैसा मांगा है, यानी वोटिंग ऑन डिमांड्स हुई है, और उससे पहले डिमांड फॉर ग्रांट्स थी, डिमांड थी। अब पैसा निकालने के लिए एक एक्ट पास होगा, बिल आएगा, उस बिल को पास करना पड़ेगा। फेल हो गया तो ये भी सरकार गिर गई भाई। पैसा निकालने की परमिशन नहीं दोगे तो सरकार नहीं गिर गई। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी, पॉलिटी इज ऑलवेज लिंक्ड विद इकोनॉमी, एज सिंपल एज। चलो आगे आओ। अब देखो हर मिनिस्ट्री ने पैसा मांगा है ना, बताया हमारा रेवेन्यू कितना है, कैपिटल कितना है और ये क्या है। तो वोट ऑन पार्लियामेंट हुआ है, वोट बाय पार्लियामेंट हुआ है, कितना रेवेन्यू में मांगा, कितना कैपिटल में मांगा है। लिखा है ना 112 में कि रेवेन्यू और कैपिटल में करना कंपलसरी है। समझ में आया, तो सारा रेवेन्यू और कैपिटल में होगा। रेवेन्यू का मतलब हाँ, रेवेन्यू का मतलब जो पैसा आ रहा है, रेवेन्यू का मतलब अच्छा ये एक्सपेंडिचर से है बेटा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में एक्सपेंडिचर के लिए पैसा मांग रहे हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो सरकारी ऑफिसर है, तुम जैसे लोग बनोगे, उनकी सैलरी, बंगले का किराया, नौकरों को सैलरी। यहां पर आदमी आधा देश 19% बीपीएल में है और हमारे इंडिया का इतना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये शर्म वाली बात है। इवन एफआरबीएम ने एक्ट ने कहा था 2008 और 7 तक रेवेन्यू डेफिसिट 0 हो जाना चाहिए, आज तक वो 0 नहीं हुआ। समझ में आया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल जो फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए, यानी फर्दर प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है इकोनॉमी की, उसे बढ़ाने के लिए, है ना। कैपिटल का मतलब ये मेरा कैपिटल है। अगर लेकिन मान लो इससे मैं यहां पे लगाने की जगह घर ले जाके खाली मूवी देखता हूं, नेटफ्लिक्स देखता हूं, तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल का मतलब जो प्रोडक्टिविटी के लिए यूज हो। ठीक है, हाँ, वैल्यू एडिशन। तो हर मिनिस्ट्री ने अपने अपना रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया है, देख लो भाई कितना कितना है। उसके बाद कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में इससे कितना पैसा लिया जाएगा। देखो हर मिनिस्ट्री, अर्निंग मिनिस्ट्री भी होती है और एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री भी होती है। पुलिस वाले फाइन काटते हैं ना, अरे हेलमेट नहीं लगाया है तो रेवेन्यू कमा तो रहा है वो, है ना, नहीं कमा रहा। और हर एग्जीक्यूटिव पावर को कुछ जुडिशरी पावर भी दी जाती है, जैसे फाइन काटने की। देखा जाए तो जुडिशियल पावर है ये, जुडिशियल पावर नहीं है जस्टिस की कि फाइन लगा दिया है। लेकिन सबको पता है कि एग्जीक्यूटिव विदाउट सम जुडिशियल पावर पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो पावर दी जाती है। तो हर मिनिस्ट्री कुछ पैसा कमाती है, कुछ खर्चा करती है। समझ में आया। कभी कभी रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो जब रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा वही कंसोलिडेट फंड से चार्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में नहीं आया एवरीवन। तो ये रेवेन्यू है, कुछ एक्सपेंडिचर है, इसमें से कुछ तो खुद कमा रही है और कुछ पैसा कंसोलिडेट फंड से। ठीक है, तो अभी आके देखो यहां पर मिनिस्ट्री कमा कितनी रही है। देखो भाई 40 लाख के करीब का बजट है, 40 लाख करोड़। जब मैं 40 लाख कहूं तो करोड़ खुद लगा लेना, कॉमन सेंस है ये।
40 करोड़ हम जैसे भिखारियों के लिए है, वहां पे करोड़ लग जाता है। समझ में आया? 40 लाख करोड़ का पूरा बजट है। इसमें से आप देखेंगे कंसोलिडेट फंड से तो बहुत कम निकला है, 8.2 लाख करोड़ के करीब, है ना। और टोटल जो आउटले है वो तो बजट से बहुत ज्यादा होगा ना, टोटल जो है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, क्योंकि कुछ कमा भी तो रही है वो। समझ में आया? इसी में कभी कभी आपने सुना होगा बजट में एक कंसेप्ट होता है ऑफ बजट एक्सपेंडिचर का। जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ना, है तो सरकारी कंपनी लेकिन मिनिस्ट्री में आ नहीं रही है, मतलब मिनिस्ट्री का हो सकता है वो अटैच्ड हो किसी मिनिस्ट्री से, लेकिन मिनिस्ट्री तो है नहीं। अब BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हरिद्वार में भी उसका सेंटर है। अब BHEL ने मार्केट से पैसा लिया, देखा जाए तो सरकार ने पैसा लिया, नहीं BHEL दे पाएगी तो कौन दे पाएगा, कौन देगा? BHEL मान लो नहीं दे पाई पैसा जो बैंक से लिया है उसने, कौन पैसा देगा वापस? सरकार। क्या तुम लोग दोगे? सरकार कहां से पैसा लेके आती है? तुम लोग दोगे। समझ में आया? सरकार देगी। सरकार भी तो तुमसे ही ला रही है। क्या कह रही है? मैंने तो 5 रुपए का भी टैक्स नहीं भरा, बिस्किट खरीदते उसमें भी देती है। केजरीवाल टाइप बातें। क्या? हाँ, पहले नीरव मोदी वाला। इस तरह की पॉलिटिकल बातें क्लास में मत करा करो। चले तो सरकार पकड़ रही है, मतलब नीरव मोदी पे पूरा जो पंजा है कसक रखा है। जल्दी बोल, क्लास चल रही है। ये तो यार क्लास के बाद, ये बजट से इसका क्या लेना देना, मैं बता तो देता हूं लेकिन सिंपल सी क्लास के बाद, ठीक है। वो बिल्कुल ही टॉपिक पूछ रहा है समुद्रगुप्त ने उसकी प्रयाग प्रशस्ति क्यों लिखी गई थी, बजट से क्या मतलब इसका, ठीक है। आ गया तो एप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया, मतलब 2022 वाला तो पास ही हो ही गया। और हम ये देख सकते हैं क्या क्या वोट ऑन डिमांड थे, क्या कंसोलिडेट फंड से चार्ज हुआ और कोई कितना टोटल आउटले था। समझ में आया? अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट फाइनेंस बिल। ये भी बताएंगे क्या है, नेक्स्ट स्टेप लिखो, नेक्स्ट लिखो फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल, अब फाइनेंस बिल का क्या मतलब होता है? फाइनेंस बिल का मतलब है टैक्सेशन, है ना। टैक्सेशन प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट, पैसा तो गवर्नमेंट टैक्स से ही लेके आ रही है और जो कम होता है वो मार्केट से उठाती है, जो मार्केट से उठाती है उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। उतना वित्तीय घाटा है, उसे घाटा है जितना उतना ही तो उठाएगी। अबे मत कहना घाटे में चलाएगी, घाटे में कैसे चल सकता है, तो पैसा उठाना पड़ेगा ना। तो फाइनेंस बिल का मतलब कि टैक्सेशन से रिलेटेड, टैक्सेशन कितना लगेगा उसे फाइनेंस बिल कहते हैं। इसमें डायरेक्ट टैक्स भी आते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं, सारे नहीं आते। क्यों नहीं सारे आते? क्योंकि जीएसटी के बाद जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है टैक्स के रेट, नॉट द फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल खाली वही टैक्स डिसाइड करता है जो जीएसटी के परमिट में नहीं है, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड अल्कोहल और तंबाकू, ठीक है। एंड डायरेक्ट टैक्सेस जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स आता है, इनकम टैक्स आता है, बहुत सारे टैक्स हैं। समझ में आई बात एवरीवन? तो फाइनेंस बिल जो देखे जाए, फाइनेंस बिल जो देखा जाए, यार रुक जा, पढ़ाने दो, तुम लोग डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? फाइनेंस बिल लिखा है ना, खत्म बात। फाइनेंस बिल का मतलब कि टैक्सेशन से रिलेटेड पावर, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, फाइनेंस बिल पास होता है अराउंड, आपका फाइनेंस बिल पास होगा टैक्सेशन की पावर, तो देखा होगा यूजली एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल साथ साथ हो जाते हैं पास, लेकिन होते तो आपका अप्रैल मई, कभी कभी जून भी लटक जाता है, मतलब जून तक, मई तक हो जाता है, मई के लास्ट तक। तो आप कहेंगे टैक्सेशन आप मई में लगा रहे हो, है ना। अब मान लो जीएसटी पे किसी के रेट कम कर दिए, समझ में आया, और वो मान लीजिए 1 मई से हम अगर उसे लागू करें और बिल जीएसटी कम करने का मैम ने, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बोल दिया उन्होंने बजट वाले दिन, है ना। तो होगा क्या, आप अगर 1 मई से स्टार्ट करेंगे
तो क्या करेगा, बजट स्पीच के ऊपर दुकानदार तो ज्यादा जीएसटी चार्ज कर लेगा, पहली वाली है ना, और फर्स्ट में से कहेगा आपको वो करना है, ठीक है। और फिर ये भी होगा, लोग बचा के रखेंगे कि जब जीएसटी ज्यादा मिलेगा तब उसे बेचेंगे, ऐसा भी हो सकता है, होर्डिंग भी हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए फाइनेंस बिल का जो टैक्सेशन का प्रोविजन है वो बेटा, टैक्सेशन का जो प्रोविजन है कितना ज़्यादा और कितना कम होगा, वो डेट जो है 1 फ़रवरी ही होती है। लेकिन बिल पास मई के महीने में हो रहा है, यानी टैक्स के रेट जो है वो रिवाइज फरवरी में ही हो जाते हैं। उनके लिए, उसके लिए फाइनेंशियल ईयर नहीं वेट करना होता है, 1 अप्रैल से नहीं होंगे वो स्टार्ट। वो कब हो जाएंगे, जिस दिन ऐलान हो गया, ठीक है। ये प्रोविजन है एवरीवन, वरना होर्डिंग करने लगेंगे आप, जीएसटी रेट से ही मजाक करने, इवन डायरेक्ट टैक्सेस से भी। अब मान लो कोई रेट, बेसिक कस्टम ड्यूटी कम कर दी, या फिर अल्कोहल पे आपने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, खैर होती तो है नहीं वो कम, लेकिन तू क्यों रो रहा कम नहीं होती तो, इधर आ। अल्कोहल पे एक्साइज ड्यूटी कम कर दी मान लो, तो आपने 1 फ़रवरी को अलाइन कर दिया कस्टम ड्यूटी कम करने का। वो कहेगा कि मई तक बिल आएगा, इसके बीच में वो ज्यादा जो, या मान लो यहां पर ज्यादा कर दिया, अल्कोहल में कस्टम कह रहे हैं एक्साइज ड्यूटी ज्यादा कर दी, तो फरवरी में कम है, वो ज्यादा पे ही बेचेगा, क्योंकि कंज्यूमर इतना अवेयर नहीं है ना कि 1 मई से ही स्टार्ट करना चाहिए, तो वो तो कहेगा 1 अप्रैल से ही, 1 फ़रवरी से ही स्टार्ट करनी है मुझे। तो इसलिए आप देखें, जो टैक्सेशन का रेट है और डेट है वो 1 फ़रवरी से स्टार्ट होता है, जिस दिन बजट आ गया। समझ में आया, कॉमन सेंसिकल, कामों का इतना इलोबरेट करने की जरूरत नहीं थी मुझे, है ना, ये पता है, तुम लोगों को ऑलरेडी पढ़ रखा है। चले आगे, अब फाइनेंस बिल पास हो गया, और फाइनेंस बिल के साथ हमारा एंटायर बजट आ गया, है ना। फिर आप करते रहो आप जब तक आपको चलाना है बजट, ठीक है। आगे चलें, चलिए, ठीक है। तो प्रोविजनल कलेक्शन टैक्स है एक 1971 का, वो पावर देता है पार्लियामेंट को, क्या है, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931 का एक एक्ट है जो पावर देता है पार्लियामेंट को कि आप एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल से पहले टैक्स के रेट रिवाइज कर सकते हैं ऑन द डे व्हेन बजट स्पीच इज प्रेजेंटेड। इसलिए मिडनाइट से ही, 1 फ़रवरी की मिडनाइट से ही रेट रिवाइज हो जाते हैं। समझ में आई बात? एवरीवन, पीछे बेटा हितेश, आई नहीं आई तुम लोगों को? तो मेरे से एक काम करना, क्लास के बाद पूछ लेना, डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फाइनेंस बिल हो गया कंप्लीट, अब आ जाओ बजट में। ये सब हो गया मिनिस्ट्री वाइज बजट प्रोविजन क्या है वो सब आपको देखने की जरूरत एज सच है नहीं, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल और ये सब। अब आ जाओ बजट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो आपको पता है कि बजट में आर्टिकल 112 में ये लिखा है कि बजट को हम कैसे डिवाइड करेंगे, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के ऊपर। ये लिखा है ना, बजट भी ही कह रही है ये बात, तो है ना। तो कैसे करेंगे, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू को हम रिसीट कह सकते हैं, तो पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ही है। तो बजट रिसीट जो है वो रेवेन्यू में डिवाइड हो सकती है और कैपिटल में भी, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। रिसीट का मतलब जो पैसे आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर का मतलब जो खर्चा हो रहा है। अब पैसे जो आ रहे हैं वो रेवेन्यू के फॉर्म में भी आ सकते हैं, टैक्स के फॉर्म में, टैक्स दिया है आपने, फाइन दिए हैं, पेनल्टीज दी हैं, म्युनिसिपैलिटी ने चुंगी ली है ना, वो सब रिसिप्ट के फॉर्म में भी आ सकते हैं। कैपिटल रिसीट के फॉर्म में भी आ सकते हैं, लोन लिया है, कैपिटल है वो, लोन से पैसा लिया है, गवर्नमेंट ने अपने बॉन्ड बेच दिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा ले लिया, वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लिया, मार्केट में एसबीआई से पैसा उठा लिया थ्रू द प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स होते हैं ना, उनके मदद से एसबीआई से पैसा ले लिया, तो वो सब आएंगे कैपिटल रिसीट में।
रेवेन्यू रिसीट में क्या आएंगे? टैक्स एंड नॉन टैक्स। नॉन टैक्स का मतलब ये होता है जैसे फाइन्स हो गए, पेनल्टीज हो गई, ये सब नॉन टैक्स में आते हैं। नहीं तो एक काम करो, लिख लो इस बात को, ये डायग्राम बनाओ और लिख लो क्या क्या कहाँ कहाँ आता है, एक एक लाइन स्क्रिबल कर लो, ठीक है। जैसे रिसीट में हम बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में कौन कौन सी चीज है? टैक्स। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स। कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स? पर्सनल इनकम टैक्स, है ना, जिसकी लिमिट अब 7 लाख कर दी है, 7 लाख तक आप पे टैक्स नहीं लगेगा, है ना, पहले 5 लाख थी। उसके बाद कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होता है ना जो आपके प्रॉफिट पे लगेगा, और वैसे तो प्रॉफिट पे नहीं लगता, वो रेवेन्यू पे लगता है, नॉट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट पे आपकी CSR डिपेंड करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जबकि रेवेन्यू पर आपके जो प्राइवेट सेक्टर के कॉर्पोरेट है उन पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लगता है ना, वो किसके बेसिस पे लगेगा? रेवेन्यू के बेसिस पे, कितना रेवेन्यू आया है, ठीक है। फिर आपने एक कंसेप्ट सुना होगा मैट का, वो सब डिटेल नहीं करेंगे, चलो आगे चलो, वो सब पढ़ा रखा है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स हो सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में GST कौन डिसाइड करेगा भाई? GST के रेट, GST काउंसिल। हेड कौन है GST काउंसिल के? चेयरपर्सन कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। फर्दर और क्या इनडायरेक्ट टैक्स में डिसाइड कर? एक्साइज, यानी प्रोडक्शन पे जो टैक्स है। तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द एक्साइज और वैल्यू एडिशन टैक्स तो GST में सब्स्यूम्ड है, लेकिन कुछ टैक्स ऐसे हैं जो GST के एम्बिट से बाहर है, जैसे अल्कोहल पे टैक्स है, तंबाकू पे टैक्स है, ये GST से बाहर है। तो ये डिसाइड कौन करती है? अगेन फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस बिल जो आता है। फिर कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू है बेटा, नॉन टैक्स रिसीट भी कह सकते हैं आप उसे। रिसीट का मतलब जो पैसा है, ठीक है, वो रेवेन्यू में भी है, कैपिटल रेवेन्यू भी हो सकता है, ये भी रेवेन्यू हो सकता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपने देखा होगा डिविडेंड हो सकते हैं। डिविडेंड का मतलब PSU है, कोई सरकारी PSU है, LIC, उसने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया तो है तो वो सरकारी कंपनी अभी तक। वो अलग बात है कि LIC के IPO आने वाले हैं, ठीक है, अभी आए नहीं है LIC के IPO, आ गए तो खरीद लेना भाई। या कोई और कंपनी ले लो, BHEL लिख लो। BHEL ने मान लो प्रॉफिट कमाया है, तो जो प्रॉफिट कमाया है वो सरकार को डिविडेंड देगी ना, क्योंकि BHEL में सरकार इज शेयर होल्डर, तो डिविडेंड नॉन टैक्स में आते हैं। और क्या आता है? लाइसेंस फी, आप पे पेनल्टी लगा ली, जुर्माना लगा दिया, वो कोई टैक्स तो है नहीं, वो तो फाइन है, पेनल्टी है। फर्दर आप नॉन टैक्स रिवीज में मान लो बांग्लादेश को पैसा दे रखा है, पैसा भी तो वापस आ सकता है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो लोन दिया है उसका इंटरेस्ट वापस आ रहा है। अच्छा एक चीज और, जब आप किसी को लोन दिया है तो जब आप कैपिटल रिसीट करते हैं, यानी लोन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिसीट करते हैं, तो कैपिटल रिसीट का पार्ट है। और जब इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो वो रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। समझ में आया ना? ये बात तो आपको समझ में आती होगी एवरीवन? आता है। इकोनॉमिक्स कर रखी होगी तो ये सब तो केक वॉक है, नहीं पढ़ रखी होगी तो भाई बजट एक छोटा डॉक्यूमेंट तो है नहीं, है ना। गवर्नमेंट कितने हाईयर लेवल पे बना रही है। चले आगे। इवन जो गिफ्ट हमें ग्रांट्स मिलते हैं वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे प्रिंसिपल किसी ने वापस दे दिया, बांग्लादेश को दे रखा लाइन ऑफ क्रेडिट, वापस दे दिया उसने पैसा, रिकवरी ऑफ लोन। बोरोइंग कर सकते हैं हम, लेकिन बोरोइंग वाली चीजें लाइबिलिटी बढ़ाएंगी, डेट बढ़ाएंगी। समझ में आया? तो बोरोइंग कर सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, उससे पैसा ला सकते हैं, अराउंड 8 लाख करोड़ के करीब तो लाएंगे ही वहां से, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे आइए। तो इसमें से आप समझिए कैपिटल रिसीट में कुछ एसेट, आप देखिए कुछ एसेट है, कुछ लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब अगर आप बाहर से पैसा लेंगे तो वो तो लाइबिलिटी है ना, समझ में आया आपने। और फर्दर चाहे वो इंटरनल बोरो हो या वो एक्सटर्नल बोरो हो, वो दोनों लाइबिलिटी है। रिकवरी ऑफ लोन होगा तो वो नॉट डेट क्रिएटिंग है, वो एक तरह से एसेट वापिस आ गया। समझ में आया आपको? वो नॉन डेट क्रिएटिंग होगा ना एवरीवन। आगे आइए, यहां आ जाइए। अब एक्सपेंडिचर साइड की बात करते हैं।
सरकार का पैसा कहां कहां जाता है, ये तो पैसा कहां कहां से आता है। अब जाता कहां से है समझ लीजिए। सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, फिर कैपिटल की बात करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखो, अब प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर तो खत्म हो गया है, ये इंटरनेट से मुझे मिला तो इसलिए मैंने डाल दिया, उसमें गलत लिखा है वो। प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमीशन जब था तब चलता था, जब से नीति आयोग आया उसने प्लानिंग कमीशन खत्म कर दी। ठीक है एवरीवन, और ये प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट भी खत्म हो गया। अब कोई ये सेग्रीगेशन नहीं होता, तो इसे तो खत्म करो इन दोनों को, प्लान एंड नॉन प्लान। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आती है, सारी मिनिस्ट्री के वर्कर्स की सैलरी वो आती है, तुम लोग लगोगे वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है जो सरकार का बढ़ा रहे हो, नॉन प्रोडक्टिव है ये अगर काम नहीं करते हो तो। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट, यानी हमने जिससे लोन लिया है उसे भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट किस में है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अच्छा एक चीज और बताओ, हमने किसी का लोन वापस कर दिया तो वो किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लोन वापस कर दिया ना हमने, समझ में आया, प्रिंसिपल अमाउंट। और यहां पे तो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं लोन की, या ब्याज नहीं समझ में आता है। जब ब्याज किसी को दे रहे हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, और किसी का लोन ही वापस कर दिया, कर्जा ही वापस कर दिया तो सरदर्दी खत्म करी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आई बात। चलो, तो इसमें इंटरेस्ट पेमेंट आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, आप लोगों की सैलरी आती है, उसके बाद जो स्टेट्स को लोन दिया जाता है, ग्रांट्स दी जाती है, लोन नहीं ग्रांट्स, ग्रांट्स का मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन्स, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। समझ में आया। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप या तो किसी का लोन वापस कर दो या फिर कोई एसेट खरीद लो, इंडक्टिव पैनल गवर्नमेंट ने खरीद लिया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आया। राफेल क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो तुमसे पूछता हूं परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके, तब बताओगे तुम। अब एक बात बताओ, हमने बाहर से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टमाटर इंपोर्ट करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या फूड प्रोसेसिंग की मिनिस्ट्री है या कोई पीएसयू है, उसने कुछ बाय करा, या कोई एक तरह से मान लो टमाटर ही बाय करे, तो किस में आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, है ना। मशीन बाय करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लोन अगर हम किसी को वापस दे रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर किसी एक तरह से ये कह सकते हो, किसी एसेट को खरीद रहे हैं हम, यानी मान लो किसी हमने फाइटर प्लेन्स को खरीद लिया या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीद लिया, वो क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, मुझे लगता है इसमें इतना कंफ्यूजन है ही नहीं। कुछ डेट क्रिएटिंग होगी, डेट क्रिएटिंग में जो कर्जा बढ़ा है, कुछ नॉन डेट क्रिएटिंग होगी। अगर मैं अपनी मान लो डेट देने के लिए अगर ये माउस बेच दूं, एसेट है ये, वैसे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता है। ये अगर एसेट बेच दूं तो मेरी लायबिलिटी कम होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, तो ये नॉन डेट क्रिएटिंग है। समझ में आया बात एवरीवन। और अगर मैं लोन वापस करने के लिए माउस ना बेचूं, पैसा किसी से उधारी ले लूं, तो वो क्या होगा, डेट क्रिएटिंग, लायबिलिटी वाला। अब समझ में आया, भूलोगे जिंदगी में, सही कर देना भाई क्वेश्चन। आगे चलते हैं, इसे फर्दर इसे लिखा हुआ है, इसमें इंटरेस्ट है, एसेट्स में नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, टैक्स रेवेन्यू क्या है, वो लिखा हुआ है। उसके बाद कैपिटल रिसीट क्या है लिखा हुआ है, बोरोइंग्स क्या है, रिकवरी ऑफ लोन्स क्या है, एंड सो ऑन। कुछ डेट क्रिएटिंग हो सकती है, कुछ नॉन डेट क्रिएटिंग हो सकती है। चलिए आगे। अब 5 मिनट में इस लेक्चर को खत्म करेंगे, फिर दूसरा एक और
स्टार्ट करेंगे जिसमें हम रियल बजट को देखेंगे। पहले हमने टर्मिनोलॉजी सीखी, ठीक, पॉलिटी देखी बजट की क्या है, हिस्ट्री देखी बजट की क्या है, फिर हम आएंगे इकोनॉमी भी देखी, फर्दर हम इस बार के बजट में आएंगे करंट अफेयर जो है, ठीक। अच्छा, एक दो चीजें और हैं जो आपको बजट में याद रखनी है, अगर कोई पूछ ले। आपको पता बजट डिवीजन बजट बनाता है, प्रिपेयर करता है ना। ये क्या है, अशोक एम्बलम है, कहां से लिया गया, सारनाथ पिलर से, सारनाथ पिलर से। अब कुछ चीजें समझनी है आपको। सबसे पहली स्टेज बजट की क्या है, जल्दी बताओ, इंट्रोडक्शन, उसके बाद जनरल डिस्कशन, जनरल डिस्कशन, उसके बाद हाँ कमेटी स्टेज, 24 डिपार्टमेंटल कमेटी है, उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड्स। अच्छा, डिमांड्स ऑफ ग्रांट कब आई है, इसी से पहले सबने पहले अपनी डिमांड ऑफ ग्रांट दी है, तभी तो बात हो रही, तभी तो बजट बनेगा बेटा, ठीक है। आगे चले, आगे वोटिंग ऑन डिमांड के बाद क्या, एप्रोप्रिएशन, वंडरफुल, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन के बाद बेटा फाइनेंस बिल। अच्छा, एक बात बताओ, हमने कुछ मोशन देखे थे, बुलेटिन मोशन देखा था, पॉलिसी कट देखा था, टोकन देखा था, ये कहां आएंगे, किस स्टेज में आएंगे, वोटिंग ऑन डिमांड्स, वंडरफुल, यहां तक आप सबको समझ में आएगा। अब मैंने आपको बताया था एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है मई के महीने में जाकर, है ना। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल से, 1 अप्रैल से, सबको पता है ना ये, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से मई के महीने में कितने दिन होते हैं, अगर 1 अप्रैल से मई तक का महीना लगाए, 31 मई ले लो, कितने दिन होंगे, 2 मंथ मान लेते हैं, 60 डेज, 2 महीने के लिए एप्रोप्रिएशन जब बिल पास होगा तभी तो पैसा निकाल सकते हो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, वरना कैसे निकाल सकते हो। ये हो बिल आई इसलिए रहा है कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने का हमें अप्रूवल मिल जाए, और विदाउट पार्लियामेंट तो पॉसिबल है ही नहीं वो, ठीक है। आप कंटीजेंसी से पैसा निकाल सकते हैं, पब्लिक अकाउंट से निकाल सकते हैं, कंसोलिडेट से नहीं निकाल सकते। अब एक बात बताओ कि एप्रोप्रिएशन बिल जब मई में पास हो रहा है बेटा, और हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 2 महीने सरकार कहां से पैसा लेके आएगी, कहां से पैसा लेके आएगी इस 2 महीने, क्या बेटा, वंडरफुल, एक कंसेप्ट होता है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट का मतलब है वोट ऑन अकाउंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है, ये डायग्राम में बना लो चाहे। वोट ऑन अकाउंट का मतलब कि जो 2 महीने हैं, जो एप्रोप्रिएशन बिल पास होने तक का टाइम लग रहा है, उसमें 2 महीने में सरकार कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकती है बाय वे ऑफ वोट ऑन अकाउंट। यह भी पार्लियामेंट में ही वोटिंग होगी, लेकिन इसे अप्रूवल तुरंत दे दिया जाएगा। क्यों अप्रूवल दे दिया जाएगा वोट ऑन अकाउंट का, क्योंकि सरकार चलानी है, इसे वोट ऑन अकाउंट्स कहते हैं। सर ये अपना जनरल डिस्कशन टाइम पे पास होता है क्या बेटा, ये पास होता है जनरल डिस्कशन के टाइम पे अकाउंट, यार वोट ऑन अकाउंट तो अप्रैल 1 का पीरियड है ना, उससे पहले पास हो जाएगा ठीक है। आगे चलें, वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। कुछ आपने सुना होगा वोट ऑफ क्रेडिट भी होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में पैसा चाहिए हमें, मान लीजिए वी आर एट वॉर और वी आर एट एपिडेमिक और पेंडेमिक, तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी आप पैसा निकाल सकते हैं, उसे वोट ऑन क्रेडिट कहते हैं। क्रेडिट कार्ड कब यूज करते हैं, इमरजेंसी में, तो यहां पर भी वोट ऑन क्रेडिट कहते हैं। अब हर चीज पे वोट होगी, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से 1 रुपया नहीं निकाल सकते विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल, लोकसभा के अप्रूवल में, तो हर चीज में वोट ही तो होगा। फिर कैसे लोग हो यार, देखो एक बार ऐसा पढ़ लो कि रट जाए, फिर अब मुझे लगता है बजट तुम जितने पढ़ाने वाले हैं उनको भी पढ़ा दोगे, है ना, इतना कंसोलिडेट कर दिया जाएगा। मतलब वैसे जो चले आगे आओ, अब आ जाते हैं यहां पर अपने मेन बजट पे, ठीक।
वी आर कमिंग टू द मेन बजट। चलिए